26वां प्रश्न है, मार्शल के अनुसार कीमत निर्धारण के लिए आवश्यक है। ए मांग व पूर्ति दोनों, बी केवल मांग, सी केवल पूर्ति और डी ना तो मांग और ना ही पूर्ति। तो मार्शल ने वस्तु की कीमत निर्धारण में सबसे पहले यह स्पष्ट किया था कि वस्तु की कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और उन्होंने उदाहरण दिया था कैंची के द्वारा कपड़े का काटना। कैंची के दोनों फलों का योगदान होता है तब कपड़ा या कागज कटता है। तो इस कारण से इसका जो उत्तर है उसका 26 का सही है ए, मांग व पूर्ति दोनों। 27वां है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? उत्पादक के द्वारा। ये गलत है, सरकार के द्वारा। एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका सही उत्तर है बी। 28 है कि उपभोक्ता की बचत सर्वाधिक होती है। तो अनिवार्य वस्तुओं के संदर्भ में कहा जाता है कि उपभोक्ता की बचत जो है वो सर्वाधिक होती है। सही उत्तर है सी। 29वां है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है? हम जानते हैं कि वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का जो कीमत है वो निर्धारित होती है। तो 29 का सही है डी, वस्तु की मांग व पूर्ति दोनों। 30वां है कि कौन सा कथन सत्य है? सामान्य मूल्य बाजार मूल्य सदैव बराबर होता है। ये कथन असत्य है। बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के आसपास होते हैं। सी है कि सामान्य मूल्य बाजार मूल्य के आसपास होते हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, बाजार मूल्य जो बाजार मूल्य है वो सामान्य मूल्य के आसपास होते हैं। तो बाजार मूल्य की प्रवृत्ति सामान्य मूल्य के बराबर होने की होती है। यद्यपि यह कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी बराबर भी होता है। तो सही उत्तर है बी। 31वां है कि बाजार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो बाजार का स्थान भी महत्वपूर्ण तत्व है, प्रतियोगी दशाएं भी महत्वपूर्ण है, क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति भी, और विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धता। तो 31वें का जो सबसे सही उत्तर है, सर्वोत्तम उत्तर है, वो है क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति। क्योंकि बाजार का प्रारंभिक तत्व और मूल तत्व क्या है? क्रेता और विक्रेता की उपस्थिति। क्रेता और विक्रेता होने चाहिए। 32वां है कि अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या होती है। 2 से अधिक अल्पाधिकार की स्थिति। तो इसका सही उत्तर है ए। 33वां है कि अधिकतम संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। सभी जानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, अधिकतम संतुष्टि के बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। जो सीमांत उपयोगिता का जो वक्र होता है वो एक्स अक्ष को छूने लगता है। 34वां है कि उदासीनता वक्र होते हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, ये कभी समानांतर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। 35वां है कि निम्न में कौन से अर्थशास्त्री का संबंध उदासीनता वक्र से नहीं है? नहीं है पूछा गया है किसका है? तो एजवर्थ का है। 1891 में सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व की व्याख्या उन्होंने की थी। मार्शल का संबंध नहीं है, चूंकि मार्शल उपयोगिता के गणनावाचक सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है बी। हिग्स और आरजेडी एलन, बाद में इन्होंने उदासीनता वक्र का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। तो ये एजवर्थ, हिग्स और एलन ये उदासीनता वक्र से संबंधित है। मार्शल का संबंध उदासीनता वक्र से नहीं है। तो इस कारण से इसका जो सही उत्तर है वो है बी। 36वां है कि वैल्यू एंड कैपिटल किसने लिखा है? तो ये हिग्स की पुस्तक है। तो इसका सही उत्तर है सी।
अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति ह्रास नियम है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम अल्पकालीन व्याख्या है। 38वां है कि पैमाने का प्रतिफल, तो पैमाने का प्रतिफल एक दीर्घकालीन व्याख्या है, तो 38वें का सही है बी। 39वें का है कि समोत्पाद वक्र जाने जाते हैं, तो उदासीनता वक्र के रूप में भी जाने जाते हैं, सम मात्रा आइसो क्वांट कर्व के रूप में भी जाने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है सी, ए और बी दोनों। 40वां है कि समोत्पाद वक्र की मान्यता है। समोत्पाद वक्र की मान्यता, तो इसका सही उत्तर है बी, उत्पत्ति के साधनों को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है बी। 41वां है कि कुल मौद्रिक लागत का आशय स्पष्ट लागत धन अस्पष्ट लागत धन सामान्य लाभ, तो 41वें का सही उत्तर है वो है डी। 42वां है कि स्थिर लागतों को कहा जाता है, तो स्थिर लागतों को पूरक लागत कहा जाता है, सप्लीमेंट्री कास्ट, सही उत्तर है 42 का ए। 43वां है कि फर्म की आगम का आशय, तो वस्तु की बिक्री से प्राप्त आय फर्म का आगम कहलाता है, रेवेन्यू, तो इसका सही उत्तर है 43 का ए। 44वें का है द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो ये प्रोफेसर एडवर्ड हेस्टिंग चैम्बरलिन की पुस्तक है, जिसका प्रकाशन 1962 में किया गया था। बड़ी अच्छी किताब है। इसने अपूर्ण प्रतियोगिता और जो एकाधिकार के बीच की जो स्थिति है उसका इसमें विश्लेषण किया है। अगली है 45 द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन 1933 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ये इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है 46वां कि एकाधिकारी सामान्य से ऊपर लाभ कमाती है, तो ये सत्य है। ये एकाधिकारी फर्म जो होती है अल्पकाल में यद्यपि एक एकाधिकारी को तीनों स्थितियों का सामना करना पड़ सकता, उसको हानि भी उठानी पड़ सकती है, सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है और अति सामान्य लाभ भी, सुपर प्रॉफिट भी एक मोनोपोली फर्म को प्राप्त हो सकता है। किंतु दीर्घ काल में चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता में उस वस्तु की कीमत होती है, मोनोपोली में उसी वस्तु की कीमत पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में अधिक होती है। इस कारण से फर्म सामान्य से अधिक लाभ कमाती है, तो ये कथन सत्य है। 47वां है कि एक एकाधिकारी फर्म का पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ये बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि एकाधिकारी में जिस वस्तु का बाजार में विक्रय किया जा रहा है उसका वो केवल इकलौता उत्पादक होता है, और जो उत्पादक होता है उसका पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो ये कथन सत्य है। यद्यपि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग दोनों को वो निर्धारित नहीं कर सकता, किंतु पूर्ति पर उसका पूरा नियंत्रण होता है, तो ये कथन सत्य है। 48वां है कि वस्तु विभेद, तो वस्तु विभेद एकाधिकारात्मक जो प्रतियोगिता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, उसका एक अंग है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है 49वां है। पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता है कि क्रेता और विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या पाई जाती है, तो इसका 49वें का सही उत्तर है ए। 50वां है कि बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान, तो बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान पूर्ण प्रतियोगिता में भी अपूर्ण प्रतियोगिता में भी, दोनों में यह आवश्यक है। तो इसमें यद्यपि क्या है कि चूंकि क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अपूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में कम होती है, किंतु बाजार दशाओं का ज्ञान पूर्ण प्रतियोगिता में भी और अपूर्ण प्रतियोगिता में भी, तो इसका सही उत्तर है सी। ए और बी दोनों में
बाजार दशाओं को ज्ञान। अब चूंकि उसमें वस्तु विभेद आ जाता है, थोड़ा सा वस्तुओं के में अंतर हो जाता है, एक रूप वस्तु ना होकर के समरूप वस्तुएं, इस कारण से पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं के मूल्य अधिक होते हैं। प्रकट अधिमान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये सैमुअल्सन ने किया था। रिलेटिव प्रेफरेंस थ्योरी। 51 का सही उत्तर है डी। 52 है कि सबल क्रमबद्धता प्रकट अधिमान सिद्धांत का आधार है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। प्रकट अधिमान सिद्धांत सबल क्रमबद्धता पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर है ए। 53 है कि असंभवता सिद्धांत थ्योरी ऑफ जो इम्पॉसिबल थ्योरी है, ये किसने दिया था? तो ये केनेथ जे एरो ने 1951 में दिया था, तो इसका सही उत्तर है ए। 54 है कि कंजम्पशन थ्योरी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव प्रेफरेंस, तो ये सैमुअल्सन का सिद्धांत में जो प्रकट अधिमान सिद्धांत दिया था उसका एक अंग है, तो इसका सही उत्तर है 54 का बी। 55 है कि सामाजिक कल्याण के क्षतिपूरक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल डोर ने किया था। हिग्स भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इसमें यह कहा गया था कोई भी परिवर्तन जिससे किसी एक को हानि हो रही है और जिसको लाभ हो रहा है, यदि लाभ प्राप्त करने वाला हानि जिसकी पूर्ति कर दे, हानि प्राप्त जिसको हो रही है उसकी पूर्ति कर दे और फिर भी लाभ में रहे, तो ये जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो सामाजिक कल्याणकारी होगा। तो 55 का सही उत्तर है ए। 56 है कि नवीन कल्याण के दोहरा मानदंड का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ये स्किटोवस्की के द्वारा किया गया था, तो इसका सही उत्तर है ए। 57 है कि पेरेटो का कल्याण अर्थशास्त्र आधारित है। किस पर आधारित है? तो ये क्रमवाचक सिद्धांत पर आधारित है। अगला है कि क्षतिपूरक सिद्धांत की विचारधारा को नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये कथन सत्य है। 58 का सही है ए। 59 है कि पेरेटो अनुकूलतम की अवधारणा किस पर आधारित है? तो उपयोगिता के क्रमवाचक सिद्धांत पर आधारित है। 59 का सही है। 59 का ए। 60 का है कि मार्शल तथा पीगू का संबंध कल्याणवादी अर्थशास्त्र, ये कथन सत्य है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। 60 का सही है ए। 61 है कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है। ये कथन सत्य है। ये रिकार्डो का लगान सिद्धांत का प्रारंभ यहीं से होता है, इसी थ्योरी से होता है। 61 का सही है ए। 62 है कि लगान के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो लगान के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन जीएस मिल, के.ई. बोल्डिंग, प्रोफेसर मार्शल, इन सभी के द्वारा लगान के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो इसका सही उत्तर है सी, जेएस मिल। 63 है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जे बी क्लार्क के द्वारा ये सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ए। बिक्सटीड भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वालरस ने भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने भी वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और जे.आर. हिक्स ने भी वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 64 का सही है साधन कीमत निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत को विकसित किया था। तो ये मार्शल और हिक्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस कारण से इसका जो सही उत्तर है वो है 64 का ए। 65 का है कि अब मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत आधारित है। तो आधुनिक सिद्धांत मांग और पूर्ति पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर है सी, श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के द्वारा।